Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the chapter called Life Processes. Life Processes बताने से पहले मैं आपका सिर्फ 1-2 मिनट और खराब करूंगा. मैं आपको इतना बता दूं, आपकी 10th क्लास की साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स एंड बायोलॉजी. जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो ऑब्वियसली तीनों की वेटेज 33, 33 और 34% होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है. इसकी अप्रोक्सीमेट वेटेज 30% है, इसकी अप्रोक्सीमेट वेटेज 30% है, और बायोलॉजी की अप्रोक्सीमेट वेटेज 40% के आसपास बैठती है. बायोलॉजी में से 10th क्लास की साइंस में ज्यादा पूछा जाता है, और 10th क्लास की बायोलॉजी में जो चैप्टर्स हैं जो मैं अभी आपको कराऊंगा, पहले चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, सेकंड चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, फोर्थ चैप्टर का नाम है, ध्यान दे लीजिएगा, हेरिडिटी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. उसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और एक और चैप्टर आता है जो पहले लिख लो, आवर एनवायरनमेंट. अब प्लीज पहले बात समझना, पूरी बायोलॉजी को पहले समझो. इस पूरी बायोलॉजी में अगर आपको ग्रिप बनानी है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये 5 स्टार चैप्टर है क्योंकि इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है. ये अकेला चैप्टर ही 2 चैप्टर्स के बराबर है. इसका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है. ये लंबा चैप्टर है. लाइव क्लासेस में 1 महीना लगता है मुझे ये चैप्टर खत्म कराने में. फिर जो चैप्टर आपका थोड़ा सा स्किल बेस्ड है, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. ये समझने में थोड़ी दिक्कत आती है. जो टीचर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन अच्छा समझा पाए, दैट इज अ चैलेंजिंग चैप्टर फॉर द टीचर्स. ये दोनों चैप्टर बड़े स्वीट चैप्टर्स हैं, दोनों बहुत प्यारे चैप्टर्स हैं. सीधे सीधे नंबर देंगे, ज्यादा ज्यादा मार्क्स आएंगे इसके अंदर. एनवायरमेंट इज अ स्मॉल शॉर्ट चैप्टर, मैनेजमेंट इज अ स्मॉल शॉर्ट चैप्टर, जिसमें से आएगा और सीधे सीधे मार्क्स आ जाएंगे. बट अगर आपको अपनी बेस स्ट्रांग करना है तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर करना जरूरी है. लाइफ प्रोसेस के लिए सबसे पहले व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर आराम से बात करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बच्चे ने कहा सर मुझे डेफिनेशन नहीं आती, मुझे बस इतना पता है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बाकी जो सॉइल, एयर, वाटर एटसेट्रा, ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो अब जरा ध्यान से देखना, all the things which have life in them are called living organisms, all the things which do not have life in them are called non living organisms. वाह क्या पीछा छुड़वाया. नहीं, कैसे पता चलता है कोई चीज जीवित है या मृत है? ध्यान से देखिएगा. तो मैंने एक चीज उठाई, फॉर एग्जांपल ये टेप उठाई. दिस टेप इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कैसे? मैं इस टेप को जहां रख दूंगा ये वहीं पड़ी रहेगी जब तक इसको कोई और नहीं उठाएगा. तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, दे कैन नॉट मूव. जो डेड चीज है वो कभी भी मूव नहीं कर सकती. आप कहो गाड़ियां मूव करती हैं, तो गाड़ियों को हम एनर्जी देते हैं फ्रॉम द फ्यूल. अगर वो फ्यूल एनर्जी का सोर्स नहीं देंगे तो गाड़ी मूव नहीं करेगी जब तक उसको एनर्जी का सोर्स दिया नहीं जाएगा. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खास बात क्या होती है? दे कैन मूव. हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन a living organism and a non-living organism? Though non-living organism cannot move and living organism can move on their own, अपने आप से मूव कर सकते हैं. तो अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा लिखना हो तो ऑन
देयर ओन। अगर गाड़ी स्कूटर चल रहे हैं तो उनको हम चला रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग देम द सोर्स ऑफ एनर्जी, अदरवाइज दे विल नेवर मूव। तो इतने में बच्चे ने कहा सर प्लांट्स डू नॉट मूव। मैंने कहा नो, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व केयरफुली। एक प्लांट लो, उसकी डेली एक फोटो खींचो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने तक डेली उसकी सेम जगह से फोटो खींचते रहो, सेम 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 2 महीने तक, तो आप देखोगे प्लांट ग्रो करा। तो प्लांट्स मूव स्लोली, ये बात याद रख लेना। प्लांट्स मूव बट दे मूव वेरी स्लोली, सो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना। मूव करते हैं बट बहुत स्लोली मूव करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और डेड इज देयर मूवमेंट। जब तक आप मूव कर पा रहे हो अपने आप से, यू आर अलाइव। द मोमेंट यू स्टार्ट, आपकी मूवमेंट जब खत्म हो जाती है, दैट इज यू आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात याद रख लेना। एनिमल्स कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ये सब दे रखा है। अब द प्लांट्स कैन मूव ओनली बाय मूविंग पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी लाइक लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स, ये सब एग्जांपल दे रखा है। तो अब आपसे अगर वो बोलता है व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे पता चलेगा कि फलाना व्यक्ति एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? सो पहली बात, दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स, खुद से मूव कर सकते हैं। सेकंड, दे नीड फूड, फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। अभी डिटेल में समझाऊंगा। फूड, एयर एंड वाटर, अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दे कैन ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, दे ग्रो। हम लोग भी ग्रो करते हैं, एक लेवल तक ग्रो करते हैं, फिर मेंटेन रहते हैं, फिर जाके हमारी ग्रोथ कम होने लग जाती है। बट वी ग्रो एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। दे दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, हमारे आसपास जो हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा फील करोगे, अगर ये लेक्चर बुरा लग रहा है तो आप डेफिनेटली बोलोगे यार मजा नहीं आ रहा, लेक्चर बेकार है, हमें मजा नहीं आ रहा। यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। हर ऑर्गेनिज्म की ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, दे रिस्पॉन्ड। एंड द वे यू रिस्पॉन्ड, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स देते हो किसी भी चीज को, ये डिसाइड करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। ये बात याद रख लेना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे रेस्पायर, रेस्पायर मतलब हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलता है जिससे लगातार एनर्जी मिलती रहती है। जब तक हम जीवित हैं तब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे ही हमारी मृत्यु हो जाएगी वो प्रोसेस रुक जाएगा। रेस्पिरेशन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज द ओनली प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी। और उसके बाद दे एक्सक्रीट, हम लोग अपनी बॉडी से वेस्ट को निकालते हैं थ्रू स्वेटिंग, थ्रू यूरिनेशन, थ्रू इजेशन। सुबह सुबह पेट साफ करके आते हो, दैट इज अनदर पार्ट, दैट इज नॉट एक्सक्रीशन, दैट इज इजेशन। बट बॉडी से अनवांटेड वेस्ट को रिमूव करते हैं। प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं? प्लांट्स थोड़े टाइम बाद प्लांट्स के पत्ते झड़ जाते हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स गिर जाते हैं, वो उनके लिए अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो पीछा छुड़वाते हैं। सेम प्रोसेसेस जो होगी वो प्लांट में भी होगी, वो एनिमल में भी होगी। और जो अगली प्रोसेस है, दे रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस मतलब अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये मैं रिप्रोडक्शन में भी कराऊंगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आज हम ह्यूमन बींग्स हैं, आज जो भी डेट है इस लेक्चर को शूट होने की, उस दिन ये लेक्चर शूट होता है और भगवान जी कहते हैं कि आज के बाद रिप्रोडक्शन खत्म। अगर भगवान जी कहते हैं कि इंसानों की रिप्रोडक्शन खत्म,
तो जिस दिन आप ये लेक्चर देख रहे हो उससे ठीक 100 साल बाद इस पूरी अर्थ पर इंसान बचेंगे ही नहीं। इंसान जिस समय भगवान जी ने बोला अब रिप्रोडक्शन खत्म, उसके बाद मैक्सिमम जो बच्चा 1 सेकंड पहले पैदा हुआ होगा 100 साल जी लेगा। मतलब 100 साल के अंदर पूरे विश्व से, संपूर्ण यूनिवर्स से लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जो पहला चैप्टर है ये पहला टॉपिक, ये और ये, इन तीनों पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसको हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में, और इसको हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये आपकी बायोलॉजी है। तो समझ लो इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है लाइफ प्रोसेसेस पे। अब व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस, जो ना समझ आए बता देना। दी बेसिक functions which performed by living organism to maintain life on this earth are called life processes। अगर जीना है तो ये सब प्रोसेसेस को करना पड़ेगा। इनमें से एक प्रोसेस भी अगर नहीं करी तो मारे जाओगे। पहली प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अभी ओरली बताऊंगा क्या खाना है, कितना खाना है, किस मात्रा में खाना है और कब खाना है, ताकि बॉडी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो खाना हम खाते हैं, फूड, फूड 3 प्रकार का होता है। एक वो फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल दी लाइफ एक्टिविटीज। और खाने को एनर्जी वाला जो फूड होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अगर आप पतले दुबले हो और आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज्यादा खाने चाहिए। इसके बारे में आपकी मम्मी को पता होता है। आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनकी बॉडी को ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ग्रोथ, और ग्रोथ आती है कहां से? प्रोटीन से। पनीर, दूध, दही, मक्खन नहीं बोलूंगा मैं यहाँ, फिश, चिकन, ये सब प्रोटीन रिच फूड्स हैं जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है। फिर एक वर्ड आती है मेंटेनेंस, कि आप बीमार ना पड़ो, आप फिट रहो, आप एक्टिव रहो। उसके लिए आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। मम्मी जी सुबह उठकर पूरे दिन में कभी ना कभी आपको फ्रूट्स जरूर खिलाती होंगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाने के लिए बोलती होंगी। हर घर की ये लड़ाई है कि टिंडा तोरी क्यों बनाई है। तो सिंपल सी बात है, टिंडा तोरी सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आपकी बॉडी का मेंटेनेंस वाला पार्ट चलता रहे। प्लस आपकी बॉडी का जो मेन मीडियम है वो लिक्विड मीडियम है। 90% ऑफ आवर बॉडी इज लिक्विड। तो लिक्विड में जो मीडियम है दैट इज वाटर। बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। टाइटैनिक तो बना लिया, बट टाइटैनिक को, जहाज को ओशियन पे चलाना था, तो जिस प्रकार ओशियन में पानी की जरूरत है उसी प्रकार बॉडी में पानी की जरूरत है। अब आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कब, कितना और क्या देना है, किस मात्रा में खाना देना है। जैसे कि मैं ओवरवेट हूं, तो अगर मैं अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान दूं तो मुझे अपनी बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं है, मुझे अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इनटेक कम करना चाहिए। वो व्यक्ति जो अंडर वेट हो और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसकी बॉडी को अपनी बॉडी वेट बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज्यादा खाने चाहिए। इस चीज की नॉलेज को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों
न्यूट्रिशन, अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो आप गलत खाना खाओगे, आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट गलत होगी और जल्दी ही जल्दी आपको बीमारियां पकड़ने लगेंगी। किसी भी चीज का एक्सेस भी बुरा होता है, किसी भी चीज की कमी भी बुरी होती है। टायर में ज्यादा हवा डाल दोगे तो टायर फट जाएंगे, टायर में हवा कम होगी तो टायर गाड़ी चल नहीं पाएगी, आगे जाकर बहुत जल्दी पंचर हो जाएगी। यही सिंपल रूल है लाइफ का, इसकी नॉलेज को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब अगला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो खाना ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, C6H12O6। आगे भी बताऊंगा, ये ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट शुगर। इसको डाइजेस्ट करना सबसे ज्यादा आसान होता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, भगवान ना करे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो यहाँ पर सिरिंज चढ़ती है ड्यूरिंग सर्जरी वर्जरी, या जब ज्यादा बीमार हो जाए, उससे लगातार आपकी बॉडी में ग्लूकोज जा रहा होता है। ग्लूकोज इसलिए जा रहा होता है ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बनती रहे, और वो ग्लूकोज मैंने इनहेल करी ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल्स तो बनता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये जो गैस एक्सेल करी प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 38 ATP ऑफ एनर्जी। जिन्होंने थोड़ा सा नाइन्थ में पढ़ा होगा, ATP इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन, ये गैस निकली कार्बन डाई ऑक्साइड, ये निकला वाटर, और ये निकली एनर्जी। जब तक आप जिंदा हो तब तक तब तक आपकी बॉडी में एक प्रोसेस लगातार चल रहा है जो आपको एनर्जी दे रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खाना ज्यादा खाते हैं बट स्टिल मोटे होते जाते हैं, एनर्जी कम होती है, उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन स्लो चल रही होती है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत खाते हैं फिर भी पतले होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन इस प्रोसेस से चल रही होती है, तेज रेस्पिरेशन तेज हो रही होती है तो ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, और ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है तो आप ज्यादा एक्टिव होते हो। मेटाबॉलिज्म तेज होता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करो और न्यूट्रिशियस फूड खाओ। न्यूट्रिशियस फूड मतलब खाना जीभ के हिसाब से मत खाओ। मेरे ओवरवेट होने का प्रॉब्लम ये है कि मैं खाने को सुख के लिए खाता हूं, मजे के लिए खाता हूं, स्वाद के लिए खाता हूं, जिसकी वजह से मैं न्यूट्रिशियस फूड ना खाकर टेस्टी फूड, इट्स नॉट कि टेस्टी फूड न्यूट्रिशियस नहीं होता, बट आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको कैसा फूड चाहिए, दैट इज न्यूट्रिशन। और अगर सही बॉडी को सही खाना सही समय पे सही मात्रा में मिल रहा है तो उस बॉडी में खाना प्रॉपरली जलेगा, उसका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म तेज होगा। तो डॉक्टर्स हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होना चाहिए। लेजी लोगों का मेटाबॉलिक रेट कम होता है। मेटाबॉलिज्म तेज करने के लिए एक तो आप एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, प्लस छोटे छोटे इंटरवल्स पे फूड खाओ। हर 2 घंटे 2.5 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खा लो, ताकि बॉडी की कोई भी मशीन रेस्ट ना करे, चलती रहे। और रेस्ट करने के लिए रात का टाइम बॉडी को दिया जाए ताकि बॉडी दोबारा रिवाइव कर सके। ये प्रोसेस जब तक रहेगी तब तक हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी है मींस आपका रेस्पिरेशन रेट हाई है, अगर आपकी बॉडी में लोअर एनर्जी है तो आपका रेस्पिरेशन रेट स्लो है। अब बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो गया, एनर्जी मिल गई, बट ये खाना अगर सपोज करो सिर्फ पेट में ही डाइजेस्ट हो, या सपोज मेरे शोल्डर्स में डाइजेस्ट हो, तो मेरे पैरों का क्या होगा? मेरे पैरों का क्या होगा? पैरों तक ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं। पैरों तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो पैरों तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी, मेरे पैर कमजोर होने लग जाएंगे, चलना बंद कर देंगे। तो इसके लिए जो अगला प्रोसेस आता है दैट इज कॉल्ड टी। टी मींस ट्रांसपोर्ट। जो भी खाना आप खाते हो वो डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। और हर खाने में हर खाने में से
हर खाने में वेस्ट निकलता है। कोई भी खाना ऐसा नहीं है जो 100% फायदा देता है। तो खाने में से गंदगी को निकालने को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल, चलो बॉडी को तो 1 मिनट के लिए साइड कर दो। आप एक केला खाओ और उस केले के छिलके को अपने बेड के पीछे फेंक दो। ऐसा मत करना, दिस इज अ वेरी बैड एक्टिविटी। तुम पानी पियो, करके पानी को बेड के पीछे फेंक दो। 2 या 3 दिन बाद आप देख लेना, आपके कमरे में से स्मेल आने लगेगी, आपके कमरे में से बदबू आने लगेगी, मच्छर पैदा हो जाएंगे और जल्द ना जल्द आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तो वैसे ही आपकी मम्मी एक चीज पे बहुत ध्यान देती होंगी, घर की सफाई पे। हाईलाइट मैं रेस्पिरेशन को कर रहा हूं। एक्सक्रीशन इज वेरी मच नेसेसरी बिकॉज दिस इज द ओनली प्रोसेस विच रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अब भैया खाना खा लिया, खाने को बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचा लिया, बॉडी से गंदगी को निकाल दिया, उसके बाद क्या है? अब क्या करो? ऐसे ही बैठे रहो? नहीं, ऐसे ही नहीं बैठे रहो। अब जो खाया है पिया है, जो बॉडी को एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को ढंग से रिस्पॉन्ड करो। अब आप ये देखो कि ये लेक्चर मैं क्यों कर रहा हूं। इस लेक्चर के पीछे कोई तो वजह होगी। ये वजह है कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, डेफिनेटली ये वजह है, बट अंदर से ये वजह है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं, कि अगर मैं ये लेक्चर अच्छा दूंगा तो मुझे आपसे पैसे मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो अब अगर सपोज ये लेक्चर बेकार हो, मैं पढ़ा ही ना रहा हूं, गलत पढ़ा रहा हूं, इनकम्प्लीट पढ़ा रहा हूं, या जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ ना आए, तो प्रॉब्लम। एक तो तुम मेरी वीडियो नहीं देखोगे, प्लस तुम मेरी वीडियो किसी और को रिकमेंड नहीं करोगे, तो ये भी बड़ी चीज होती है। तो अगर इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कैसी वीडियो पसंद आए और मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज कॉल्ड, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करता है हाउ सेंसिबल यू आर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हो टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा होता है तो आप इंजॉय करते हो, स्माइल करते हो और जल्दी ग्रो करते हो। सेम गोज विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर प्लांट्स को हम अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, सनलाइट, फूड, न्यूट्रिशन सब दे रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर कहीं कुछ कमी होगी तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी। आप में से अगर किसी की मम्मी प्रॉपरली प्लांट्स वगैरह अपने घर पे अच्छा ध्यान देती हैं, तो वो देखकर बता देती हैं ये प्लांट यार सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसमें खाद डालते हैं, इसको ऑक्सीजन वो सनलाइट में रखते हैं, ये ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सपोज हम ढंग से रिस्पॉन्ड ना करें, जब ये रिकॉर्डिंग शूट हो रही है तब एक व्यक्ति, मतलब वो लॉकडाउन की स्टेट में है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब हमारा लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन की कंडीशन में इस समय क्या हो रहा है? गवर्नमेंट कह रही है कि घर पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सोशल डिस्टेंसिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट है। अब वो व्यक्ति जो लोग ना सुन के लापरवाह बेपरवाह होकर सड़कों पे घूम रहे हैं, गवर्नमेंट उनको मोहब्बत दे रही है, गवर्नमेंट उनको पकड़ के उनके चालान काट रही है, बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। आपका इस समय रिस्पॉन्स ये बनता है लॉकडाउन की स्टेट में अपने घर में रहें और बहुत ज्यादा जरूरत हो तब बाहर निकलें। अगर आप बेवजह बाहर निकलोगे ज्यादा नंबर में तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मैटर है वो खत्म हो जाएगा, प्लस जो पर्पस है गवर्नमेंट का वो फेल हो जाएगा। तो अब जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो आराम से अपनी जिंदगी घर में जी रहे हैं। अब उसके बाद आपकी बॉडी के लिए चाहिए होती है ग्रोथ, मूवमेंट। ये याद रख लेना, ग्रोथ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड मूवमेंट। हर इंसान, आपको एक बात बता दूं, हम सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब हमारी ग्रोथ हो रही हो। आप में से जो भी बच्चे जिनके मम्मी पापा कमाते हैं, कभी भी याद रख लेना, हम कभी उतना नहीं कमा सकते जितनी हमें जरूरत है। हमें इतनी जरूरत होती है, या तो हम इतना कमाते हैं, या हम इतना कमाते हैं, या इतना कमाते हैं, या इतना कमाते हैं, या इतना कमाते हैं, या और ज्यादा कमाते हैं। जितने की जरूरत है हम उतना कभी भी, सपोज घर को चलाने के लिए 50,000 की जरूरत है, तो क्या आपके पापा 50,000 का बिजनेस होते ही दुकान बंद कर देते हैं? नहीं, वो कोशिश करते हैं कि और ग्रो हो। बिजनेस की बात नहीं कर रहा, बॉडी की भी खास बात यह है, अगर बॉडी ग्रो करती है, ग्रोथ एक नशा होता है, ग्रोथ लोगों को
जब तक ग्रोथ हो रही है वी आर हैप्पी, द मूवमेंट हमारी ग्रोथ रुक जाती है, वी स्टार्ट बिकमिंग सैड। और मूवमेंट हर कोई चाहता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सके। फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है तो लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि मूव नहीं कर पा रहे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइफ प्रोसेस है, ग्रोथ एंड मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। और उसके बाद एक और लाइफ प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इज द ओनली प्रोसेस। रिप्रोडक्शन को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बताऊंगा। इट इज द ओनली प्रोसेस विच एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो लाइफ सरवाइव नहीं करेगी। एंड टू कैरी ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस वी नीड, मेरे बच्चों, एनर्जी। we need energy and energy comes from the food we eat। तो बेसिकली शुरुआत यहां से होती है, यहां होता है, यहां पे खाना मिला, खाना डाइजेस्ट होके एनर्जी मिली, खाना और एनर्जी बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचा, गंदगी बॉडी के एक एक पार्ट से निकली, खाना मिला, एनर्जी मिली, बॉडी को सब कुछ ठीक लगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने ढंग से रिएक्ट करा, रिस्पॉन्ड किया, हमारी ग्रोथ हुई, हमने मूव किया, हमने रिप्रोड्यूस करा। और ये सब करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, एंड एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। ये न्यूट्रिशन नोट्स बना लेना हल्के से, ये रेस्पिरेशन नोट्स बना लेना हल्के से। अब एक और बात, कहीं तुमने ये फ्रेज सुना होगा, लेडीज फर्स्ट। इट इज अ नाइस फ्रेज, हर बच्चे ने सुना होगा। बायोलॉजी में लेडीज फर्स्ट तो FIRST, स्पेलिंग बहुत गंदे हैं, लेडीज फर्स्ट। अब बायोलॉजी में, बायोलॉजी में एक बात याद रख लेना, जो भी चीज हम पढ़ेंगे ये हमेशा याद रख लेना, ऐसे पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। तो जितनी भी लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ी हैं, ये 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 और ये सब पढ़ेंगे पहले प्लांट्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। अब बच्चे ने बोला एनर्जी इज नीडेड फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, ये बात तो समझ आ गई। एंड फूड is a kind of fuel needed to obtain energy to all living organisms। खाने से ही एनर्जी मिलती है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम द फूड विच ही और शी ईट्स। और न्यूट्रिशन के बारे में बोल दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है, फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से आता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जाता है। कार्बन एंड कंपाउंड्स में इस चैप्टर का अलग विश्लेषण होगा। फूड तीन प्रकार से बांटा जाता है, एनर्जी गिविंग, ग्रोथ रिलेटेड एंड मेंटेनेंस रिलेटेड। अब बताता हूं ध्यान से, ये शायद हम इतना नहीं पढ़ेंगे। एनर्जी कम्स फ्रॉम ए carbohydrates and fats। Carbohydrates are of starch, sugar, glucose। ध्यान से, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। शुगर दो तरीके की होती है, एक होती है सुक्रोज जो चीनी आप खाते हो,
C12H22O11, और इन सब फॉर्म्स में दिस इज द simplest sugar, most easily digested. कोई वर्ड मत छोड़ना, यही 1 मार्कर्स आते हैं। जब आप स्कूल से आते हो दोपहर में, जून और मई के टाइम में, मई में तो मई जून में वैसे आमतौर पे 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी, बट अब क्या सिस्टम हो गया है, स्कूल वाले ऑलमोस्ट बुला ही लेते हैं, छुट्टियां बच्चों को देते ही नहीं है। तो ये जरा ध्यान से देख लेना। तो मम्मी जैसे ही आप दोपहर में आते हो थके हारे, तो मम्मी इमीडिएटली आपको खाने से पहले ग्लूकॉन डी पिलाती हैं, ग्लूकोज पिलाती हैं, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाए। अगर आप खेलने कूदने जाते हो तो कैटोरेट वगैरह पीते हो, उसके अंदर भी ये सब चीजें होती हैं। और ग्रोथ रिलेटेड मेरी क्लास को पता है, वी गेट ग्रोथ फ्रॉम ऑल द प्रोटीन्स, और मेंटेनेंस आती है मिनरल्स एंड विटामिन्स, और फैट्स को तोड़ा जाता है फैटी एसिड्स में, तब जाके वो एनर्जी देते हैं। अब जो स्टार्च है, अगर उससे एनर्जी चाहिए तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज में। शुगर, सुक्रोज से एनर्जी चाहिए तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज को किसी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ग्लूकोज फटाफट से ऐसे अगर इस फॉर्म में होगी, टूट कर हमें फटाफट से एनर्जी दे देगी। तो ये याद रख लेना, फैट्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा एनर्जी देते हैं, और ये जो मैंने अभी लिखवाए हैं इन सब को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये सब हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, पौष्टिक आहार बोला जाता है। These are called nutrients. A nutrient, a nutrient can be defined as a substance which an organism obtain from its surroundings, and uses it as a source of energy or biosynthesis of body। ये बात याद रख लेना, बॉडी को आगे चलाने के लिए। अब हमारे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर जिंदा रहना है तो ये सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और सही मात्रा में चाहिए। और बायोलॉजी में जो भी बात करेंगे, पहले प्लांट्स की करेंगे, फिर एनिमल की करेंगे। अब लास्ट जाने से पहले खाने को ऑब्टेन करने वाली प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। मीन्स the process by which living organisms obtain nutrients required for carrying out all life processes on this earth। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब खाने को प्राप्त करने वाली प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। अब बच्चा कहेगा खाना हमें तो हमारी मम्मी बना के दे देती है, और हमारी मम्मी वो खाना बाजार से ले आती है, और वो खाना पैसे से मिलता है, और वो पैसे पापा कमा लेते हैं, तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि न्यूट्रिशन क्या चीज है। हमें खाने के लिए क्या, हमें तो मिल रहा है बस, क्योंकि हमें बिना मांगे मिल रहा है तो हम थैंक्स भूल जाते हैं। सो बी थैंकफुल फॉर योर पेरेंट्स, फॉर ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह, जिनको भी मानते हो, जिनकी वजह से आप लोगों को कभी सोचना भी नहीं पड़ा कि खाने को भी, खाना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना तो लाइफ बदल जाती है, इंसान को तारे दिख जाते हैं। एंड बिलीव मी, आज भी हमारी कंट्री में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह से लेकर रात तक की लड़ाई सिर्फ खाने की है, जिनको सिर्फ ये देखना है कि भैया खाना कहाँ से आए। कई जानवर के जीवन का महत्व क्या होता है? सुबह उठता है, खाना खाता है,
रात को उठता है खाना खाता है, मतलब उसको सिर्फ खाने के लिए लड़ाई लड़नी है। बट वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोगों को खाने की टेंशन नहीं है। भगवान ने इतने ज्यादा सोर्सेज ऑफ एनर्जी दे रखे हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ लोग बेचारे खाने को नहीं ऑब्टेन कर पाते, तो कभी उनसे पूछो कि खाने का क्या महत्व है। जो खाना आपको दिया जाता है उसकी वैल्यू करो एंड बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग यू राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एंड राइट काइंड ऑफ फूड, ताकि तुम लोग सरवाइव कर सको लंबे समय तक और स्वस्थ रह सको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हल्का फुल्का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में घुसते जाएंगे, खाने का इंतजाम कैसे होगा, कहां से होगा, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। और एक और बात है बेटा, लापरवाही से बचो। आज मैं सुबह ब्रेड लेने गया तो ब्रेड वाले की दुकान पे लाइन लगाकर ब्रेड मिल रही थी, आई वॉज इन अ लाइन। तो यहाँ पर एक भाई साहब बिना लाइन के खड़े हो गए, फिर एक बहन जी आ गई बिना लाइन के, फिर इधर एक आ गई। तो मैंने उन भाई साहब को थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज में बोला कि भाई साहब लाइन में आ जाओ। उनकी ईगो हर्ट हो गई, वो लाइन में नहीं आए। उन्होंने मुझे बोला आपको लगता है करने को जिंदगी में कुछ नहीं है इसलिए आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। आई डोंट नो मैं गलत था या सही था, बट आई फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विद यू। देयर आर पीपल ऑन द रोड्स जो नहीं समझ रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान ना करे कि जो डर मेरे मन में है कोरोना को लेकर और इस प्रॉब्लम को लेकर, वो डर, मैं चाहता हूं वो डर गलत हो। मैं जो घबरा रहा हूं इतनी बड़ी बीमारी से, वो सब गलत हो। बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। हो सके तो सेंसिबल रहो, प्लीज बी सेंसिबल एंड प्लीज बी ब्लिसफुल। मेरी उनसे थोड़ी झड़प भी हो गई, बट आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगता। ये मेरा कर्तव्य है ये अवेयरनेस फैलाना कि भैया लाइन लगी हुई है तो लाइन में आओ। हालांकि वो भाई साहब लाइन में नहीं लगे क्योंकि हमारी ईगोज बहुत बढ़ चुकी हैं। थोड़ा सा सिंपल होके लाइफ को जियो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।